हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिंट एनालिसिस फॉर 25 मार्च 2022। आज का टेक्स्ट एनालिसिस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की हाईलाइट है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है उसमें काफ़ी जल्दी जल्दी बदलाव लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन फंड्स को जो है काफ़ी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही है। और ये जो है ये रूल्स जो है पहले भी लेके आए गए थे और फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं रिसेंटली। तो अभी जो सबसे रीसेंट चेंज है उसमें ये है कि 26 फॉरेन फंड्स को जो है शट डाउन करने को बोल दिया गया है, क्योंकि अब उनको कुछ और रेगुलेशन जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी और वो नहीं, क्योंकि वो अपना जो है कंप्लायंस पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो जो फंड्स हैं उनको शट डाउन करने का जो है ऑर्डर दे दिया गया है लास्ट मंथ। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ कैनेडियन पेंशन फंड्स हैं जो यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, अपने शेयर्स ऑफलोड भी कर रहे हैं। उसमें से एक रीसेंट था कि कोटक में से जो है उन्होंने अपना फंड निकाल लिया है कैनेडियन पेंशन फंड ने। तो ऐसे ऐसे सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई कि 2014 में कुछ न्यू रूल्स लेके आए गए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और उनकी जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट थी वो कम कर दी गई। और उसमें क्या था, ये एक रिजाइम शिफ्ट था, यानी कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से शिफ्ट कर रहे थे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ। तो यानी उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इसमें क्या था कि उनकी एक कंडीशन थी कि द इन्वेस्टर्स हैड टू बी फ्रॉम IUSCO जुरिस्डिक्शन। तो ये कुछ जुरिस्डिक्शन है, मतलब इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर कोई फंड जो है इनका मेंबर बन जाता है तो ऑब्वियसली एक आप इसको कह सकते हो कि एक स्टेटस सा मिल जाता है, एक टैग सा मिल जाता है कि वो IUSCO का जो है मेंबर है। तो उन्होंने कहा था कि FII से FPI पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो IUSCO का मेंबर होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए। और उन्होंने फर्दर FAQ में ये बताया 2016 में कि अगर फंड एक्सपायर हो जाता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है एक कन्वर्जन फ़ी पे करके, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो अब क्या हुआ कि बाद में फरवरी में उन्होंने कहा कि जो फंड्स नॉन IOSCO के हैं उनको शट डाउन करना पड़ेगा। यानी कि अब हम सिर्फ उनको लेंगे जो IOSCO के मेंबर हैं, और जो नॉन वाले हैं उनको शट डाउन करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई कि लोगों ने FAQs से पढ़ा कि क्या हम कैसे जो है हम अपने फंड्स को रख सकते हैं नहीं रख सकते, तो उससे उनको सारी क्लैरिफिकेशन मिली। अब लेटर ऑन क्या हुआ, कंसर्न ये आया कि इन्वेस्टर्स तो सारे FAQs पढ़कर अपना क्लैरिफाई करके अपना स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं कि हमें यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉरेन फंड्स ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन सेबी कह रहा है कि मैं FAQ को नहीं मानता, मेरी रेगुलेशन के बेसिस पे आपको चलना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो नॉन IOSCO मेंबर्स हैं उनको शट डाउन करना है, यानी कि उनको शट डाउन करना पड़ेगा। वो अलाउड नहीं है, सिर्फ IOSCO वाले अलाउड हैं। तो ये यहाँ पे जो है कंसर्न अब मेन ये है कि FAQs उन्होंने पढ़े और इन्होंने बोला कि हम सिर्फ रेगुलेशन से चलेंगे। तो इसकी वजह से जो कनाडा है, जो 7th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन फ्लोज इनटू इंडिया, यानी कनाडा की बहुत ज़्यादा फॉरेन मतलब करता है इन्वेस्ट इन इंडिया, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। और अब हो सकता है कि फ्यूचर में जो फॉरेन इन्वेस्टर जो कनाडा से कर रहे हैं इन्वेस्ट, वो इतना डिपेंडेंट ना रहे इसके ऊपर, वो यहाँ पे ज़्यादा पैसा अपना ना भेजें। तो ये सारे कंसर्न्स जो है रेज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से करंट प्रॉब्लम्स क्या है कि जो फ्रेश फंड रजिस्ट्रेशन है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रेगुलेशन में, क्योंकि उनको बोला है कि आपको इसका मेंबर होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। और कनाडा का क्या है, कनाडा से हमारे पास सबसे ज़्यादा फंड्स आ रहे हैं, और कनाडा में होते हैं 4 एजेंसीज। 2 तो नॉन IOSCO, यानी कि उसके तो आ ही नहीं सकते, और उसके अलावा जो बाकी 2 हैं वो जो है आर नॉट एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो अब इसमें क्या होगा कुछ पता नहीं, और एक तरीके से काफ़ी अजीब सी रेगुलेशंस ले आए हैं कि IOSCO की जो है होना ही चाहिए तुम्हारा मेंबर। नेक्स्ट इज, इसके अलावा क्या क्या मिसस्टेप लिए गए थे पास्ट में। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ पहले भी काफ़ी सारी बार आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा चुके हो, जिनकी वजह से उनको अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो यहाँ पे वो 4 स्टेप्स दिए गए कि 2015 में 300 फॉरेन इन्वेस्टर्स को उनके ऊपर ऑल्टरनेट टैक्स डिमांड लगा दी गई थी। टैक्स रेट लगा दिया गया था 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। 2018 में ये बोल दिया गया था कि जो NRIs हैं वो बेनिफिशियल ओनर्स नहीं हो सकते फंड्स के। इन 2019 ये बोला गया था कि सर चार्जेस लगाए जाएंगे ऑन FPIs जो कि रजिस्टर्ड हैं एज अ ट्रस्ट। तो ये कुछ लेके आए गए थे जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस हुई। अब आगे जाके क्या, तो
अभी आपको पता ही है कि यहाँ से इंडिया से काफ़ी सारा पैसा निकल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो नेट सेलर्स रहे हैं इस टाइम में। यहाँ से पैसा निकाल के अपनी कंट्रीज़ में लगा रहे हैं, नहीं तो किसी और कंट्री में लगा रहे हैं। और अगर ऐसे बदलाव होते रहेंगे फॉरेन फंड्स के ऊपर, ना आप उनको ओवरसीज़ जाने दे रहे हो लोकल फर्म्स जैसे हमने कल देखा, तो ना आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, ना आप उनको इन्वेस्ट करने दे रहे हो यहाँ पे, तो क्या होगा कि धीरे-धीरे कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना यहाँ से इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू ना कर दें, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो कंपनीज हैं उनको फंड सिक्योर करने में मुश्किल होगी। तो एक जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है वो इंडिया को लानी बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और वो जो है उसी से आगे जाके हमें कुछ जो है इसका रेजोल्यूशन मिल सकता है। नेक्स्ट इज ट्रू सेट जी एज इन्वेस्को विड्रॉज ईजीएम डिमांड। तो इन्वेस्को ने जो अपनी ईजीएम की डिमांड रखी थी वो विड्रॉ कर ली है। ये न्यूज़ कल आ चुकी थी, मैंने कल के न्यूज़पेपर में भी कवर कर दी थी एंड में। तो इसमें क्या था कि इन्वेस्को को प्रॉब्लम थी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस लैप्सेस आ रहे थे, और उन्होंने कहा था कि पुनीत गोयनका है, उनको जो है हमें हटाना है यहाँ से, और उसके लिए ईजीएम बुलाई जाए। ईजीएम में वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि पुनीत गोयनका को हटा दो, तो वो हटा दिए जाएंगे। तो इसके लिए कोर्ट में बात चली थी, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया था कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, तो इनको एक क्लियर कट जो है मिल गया था कि ठीक है आप यू कैन गो अहेड। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन्वेस्को ने कहा कि जो सोनी और मर्जर की डील है उससे फर्म को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम पुनीत गोयनका को रहने देते हैं, हम ईजीएम की डिमांड नहीं रख रहे हैं इस वक्त, तो उनको रहने दो। और अब क्या होगा, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली काफ़ी अच्छी अपनी स्टेटमेंट्स दी है इन्वेस्को ने। तो इन्होंने कहा है कि जब सोनी और जी का मर्जर हो जाएगा, तो जो नया बोर्ड एक सेटअप होगा, तो उससे इनका जो ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि ये एक जो लैप्सेस आ रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है कि ये ना हो लैप्सेस, वो भी फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स जो कंपोजिशन है वो चेंज होगी, तो वो भी फुलफिल हो जाएगा। और जो एक स्ट्रेंथनिंग चाहिए थी इनको कि बोर्ड अच्छा होना चाहिए सुपरवाइज करने में, वो भी इनको मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ईजीएम की कॉल जो है हटा दी। तो काफ़ी अच्छे से रीज़न दिए हैं, और ये भी इस्टेब्लिश कर दिया है कि ईजीएम बुलाने का जो इनका डिसीजन था वो ये ऐसा कर सकते थे, उनका राइट था ईजीएम बुलाना। और इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने अब जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हो गई, उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं चाहते ईजीएम, तो स्टॉक्स जो है वो 20% अप हो गए थे कल। नेक्स्ट इज ड्रग्स मेटल कंपनीज गेन फ्रॉम सप्लाई डिस्ट्रप्शन। तो ये कैसे गेन कर रही हैं, क्योंकि जो लूप होल्स क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उनको अब वो कहीं और से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो कंपनीज हैं इंडिया इंडिया की, वो उनको सप्लाई कर सकती हैं जो ड्रग्स हैं और मेटल्स हैं वो सारी चीज़ें। तो मेटल कंपनीज में यहाँ पे दो मेंशन है, स्टील मेकर्स और एल्यूमिनियम मेकर्स, तो ये जो है डिमांड वहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। और जो फार्मा कंपनीज हैं वो भी सर्च देखेंगी अपना रशिया में, तो ये सारी कंपनीज जो है बेनिफिट होने वाली है। नेक्स्ट इज एयरटेल 5G नेटवर्क टू रन ऑन यूरोपियन गियर। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो एयरटेल 5G नेटवर्क है वो हेल्प लेगा यूरोपियन वेंडर्स की, जो कि है नोकिया और एरिक्सन, ना कि चाइनीज़ वेंडर्स जैसे कि हुआवाई। तो ये आपने देखा भी था, कुछ दिन पहले आई थी न्यूज़ कि हुआवाई जो कंपनी है, तो आईटी डिपार्टमेंट में देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है टैक्स इवेजन कर रही थी। उन्होंने अपने एक्सपेंसेस जो है दिखा रखे थे, लेकिन वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रही थी कि एक्सपेंसेस हैं किस चीज़ के। तो और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था कंपनी में। तो आईटी डिपार्टमेंट ने जो है उनके ऊपर अब काफ़ी स्क्रूटिनी वगैरह शुरू करी। तो शायद इस वजह से भी एयरटेल जो है उनको अवॉइड कर रहा है चाइनीज़ वेंडर्स को। मेन जो यहाँ पे नाम मेरे को याद था वो हुआवाई था, हो सकता है और भी बहुत सारे रीज़न हो। तो उन सारी चीज़ों की वजह से ये फाइनल कंक्लूजन निकल के आया है कि वो चाइनीज़ वेंडर्स नहीं, जबकि यूरोपियन वेंडर्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट इज गिग इकोनॉमी सेट्स द एजेंडा इन इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी स्पेस। तो जो इंश्योरेंस हैं वो स्पेसिफिकली, इंश्योरेंस एजेंसीज जो हैं स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स बना रही हैं गिग इकोनॉमी वर्कर्स को सर्व करने के लिए। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ते हो, जैसे 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 सिनारियोज चेंज होते हैं, तो हमें एक गिग इकोनॉमी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, गिग वर्कर्स बढ़ गए हैं इंडिया में। तो गिग वर्कर्स होते क्या हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, आर्ली बेसिस पे काम करते हैं। तो ये बढ़ गए हैं और इनको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, इनके लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो कि डेली टू वीकली इंश्योरेंस कवर इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए इनको अपनी खुद की जो है टर्म्स वो भी देखनी पड़ती हैं कि भाई आप कौन से स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर सकते हो।
तो उसमें अगर हेल्थ इंश्योरेंस है और बहुत सारे इंश्योरेंस है, तो वो बेस करते हैं कि इनकी क्या प्रोडक्टिविटी रही है, क्या ये अपने टारगेट्स मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन सारी चीज़ों को लेके जो है पूरा नया प्रोडक्ट लाइन बनाई जाएगी। तो मेन यही है कि एक नया सेक्टर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी स्पेस है वो इनको प्रोडक्ट्स सप्लाई करने को तैयार है। नेक्स्ट इज लीड नेगोशिएटर्स फॉर इंडिया EU FTA टू मीट इन मार्च एंड। तो अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है बिटवीन इंडिया एंड EU, और इसमें ये क्या क्या चाहते हैं कंट्रीज जो हैं एक दूसरे से, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन की डिमांड है कि वो ड्यूटी कंसेशन ले फॉर ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स एंड स्पिरिट्स। और इंडिया क्या चाहता है, इंडिया बेटर मार्केट एक्सेस चाहता है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए और मोबिलिटी फॉर प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये दोनों जो है आप कह सकते हो कि कमोडिटीज़ एक तरीके से जो है ये मेन एम है, कौन कौन सी कंट्री किस किस चीज़ को पुश कर रही हैं, वो दोनों चीज़ें मेंशन है। नेक्स्ट इज IEA मुल्स ओवर ऑयल रिलीज फ्रॉम रिजर्व। तो IEA सोच रही है कि ये ऑयल रिलीज़ करे और ज़्यादा अपनी मेंबर कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि जब आपने सैंक्शंस करे रशिया के ऊपर, तो वहाँ से काफ़ी सारी कंट्रीज़ अफेक्ट हुई, उनको ऑयल की जो है कहीं कमी ना हो जाए, इसकी वजह से वो ऑयल रिलीज़ जो है और ज़्यादा कर रहे हैं कि और अपनी इनकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। इंडियाज़ गिग इकॉनमी ये हमने देख ही लिया है, तो इसमें गिग वर्कर्स की एग्जैक्ट दे रखी है डेफिनेशन, इंक्लूड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, freelancers across sectors who can be employed by multiple firms platforms for a few hours a week of the worker's choice। तो ये गिग वर्कर्स है, ये सेक्टर जो है बढ़ावा देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो है इंश्योरेंस स्पेसिफिकली इनके लिए प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं बेस्ड ऑन उनके टारगेट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है नेस्ले के बारे में न्यूज़। तो नेस्ले ने जो है काफ़ी अच्छा इनका रिपोर्ट देखने को मिली। तो डिशेज एंड कुकिंग एड्स जो है वो लीडिंग है एज़ कम्पेयर टू मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन। और क्या हो रहा है कि जो मार्जिन्स हैं, सारे FMCG के मार्जिन्स घट रहे थे, लेकिन इन्होंने वहाँ से कोप अप कैसे किया, इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट पे रिवेन्यू जो है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से इनका एबिडा बढ़ गया। यानी कि आप कह सकते हो कि एक की होती है, यानी आप की फिगर कह सकते हो, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का कई हद तक आपको अंदाज़ा मिल सकता है। तो एबिडा इनका बढ़ गया, तो इसलिए ये सस्टेन कर पाए। इसके अलावा सेकंड क्या है कि नेस्ले की जो मार्केट पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा है, और ये अपना प्राइसिंग पावर इसके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस एडजस्ट कर सकता है, थोड़ा हाई भी रख सकता है अगर इसके ऊपर कॉस्ट का प्रेशर पड़े तो। और तीसरा क्या है कि इनके जो शेयर्स हैं वो इतनी मुश्किल टाइम में भी, जहाँ पे सारी FMCG कह रही हैं कि हम 10% इंक्रीज़ कर देंगे प्राइस में, तब भी इनके शेयर्स जो है प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है नेस्ले के बारे में देखने को मिली। और नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो डीमैट अकाउंट्स हैं इन फिस्कल ईयर 2022 नेट एडिशन रहा है 2.83 मिलियन डीमैट अकाउंट्स पर मंथ। 2.83 मिलियन डीमैट अकाउंट्स पर मंथ, जो कि मोर देन डबल है एज कम्पेयर टू फिस्कल ईयर 2021 से। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो मेन रीज़न था वो मैंने कल के न्यूज़पेपर में भी बताया था कि ये कोविड की वजह से हुआ, क्योंकि लोगों के पास और कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं थे अच्छे इन्वेस्टमेंट के जहाँ पे वो बेटर रेट ऑफ रिटर्न जो है उनको मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है अपना मार्केट्स में लगा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे IPOs आए, उनको वैल्यूएशन अच्छी मिली, और काफ़ी सारे डीमैट अकाउंट्स भी जो है वो ओपन हुए ताकि वो उनमें इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी रही। और इसके अलावा अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो 2.7% थी हाउस होल्ड सेविंग्स इन मार्च 2020, जो इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड थे, पर वो 2.7 से अब 4.8% हो गई है। यानी कि 4.8% जो है अब हाउस होल्ड सेविंग्स वो इक्विटीज़ में है। ये पहले फिगर 2.7 हुआ करती थी। तो अप्रॉक्सीमेटली डबल ही आप लगा सकते हो, डबल से थोड़ा कम। रुचि सोया टू रेज 4,300 करोड़ थ्रू एन FPO टू गो डेट फ्री। तो ये जो रुचि सोया है ये पतंजलि ने जो है अक्वायर किया था जब ये इंसॉल्वेंट हो गया था, तो इनके पास काफ़ी सारा डेट था, और आई थिंक ये 12,000 करोड़ के आसपास की फिगर थी। और अब उनके पास थोड़ा जो इनका डेट है वो ऑलरेडी कम हो चुका है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3,300 करोड़। तो अब इसको पे ऑफ करने के लिए जो है रुचि सोया FPO लेके आ रहा है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसकी वजह से जो फंड्स रेज होंगे वो ये यूज़ करेंगे अपना जो लॉन्ग टर्म डेट है उनको पे करने के लिए और डेट फ्री हो जाने के लिए।
और इसमें ये भी बताया गया है, एक स्टेटमेंट रिलीज की गई है कि ये टर्न अराउंड इन्होंने कर दिया, क्योंकि वो इतने सारे उनके पास डेट थे, वो ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसको एक्वायर करके टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली लगा के रामदेव ऐसा कह रहे हैं कि इनको जो है हमने बेटर स्टैंडिंग प्रोवाइड करी है और बस हमें अब डेट फ्री जाना है। और ये काफ़ी रिस्की एक स्टेप लिया इन्होंने, क्योंकि इस वक्त मार्केट्स बड़ी वॉलेटाइल हैं और ये रिलीज़ कर रहे हैं अपना एफपीओ, जिसका प्राइस बैंड इन्होंने दे रखा है और ये चलेगा, इट विल क्लोज ऑन 28 मार्च। नेक्स्ट इज़ कि क्रूड प्राइस थोड़े कम हो गए हैं, ईज हो गए हैं, इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आईईए जो है ऑयल रिजर्व जो है रिलीज़ करेगा। सेबी लेवीज पेनल्टी ऑन एक्सेस फॉर ब्रीच ऑफ आई बैंकिंग रूल्स। तो ये बहुत क्लियर जो थी हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि फ़ाइन लगाया गया है एक्सिस बैंक के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कुछ वायलेशन की है जो भी रेगुलेशंस होती हैं मर्चेंट बैंकर्स की। और उसमें इसमें लिखा हुआ है कि वाइल हैंडलिंग सर्टेन पब्लिक डेट सेल्स, तो इन्होंने कुछ पब्लिक डेट सेल्स किया होगा जिसमें इन्होंने बैंकिंग रूल्स जो है ढंग से अबाइड नहीं करे, उसकी वजह से इनके ऊपर फ़ाइन लगाया गया है। ये हमने देख लिया है कि जी इन्वेस्को का क्या रहा, पर इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को देखने को मिले, जैसे कि पोस्ट द मर्जर सोनी का जो है वो सोल प्रमोटर रहेगा विद अ 51% स्टेक। और अभी क्या है कि जी के जो शेयर है आर वाइडली हेल्ड बाय डिफरेंट क्लासेस विद 96% ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ नॉन प्रमोटर्स। तो थोड़ी सी कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाती है। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो हैं 52.21%। तो ये थोड़े से फैक्ट्स थे अबाउट जी जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी। नेक्स्ट इज़ यूनिकॉर्न्स जो हैं वो दोबारा बढ़ गए हैं। मतलब जो 2021 में थे उनका पेस इतना तब नहीं था। क्लोज तो ये 42 यूनिकॉर्न्स इन 2021 पे हुए हैं, लेकिन इस वक्त अभी तक 3 महीनों में जो 2022 के यूनिकॉर्न्स हैं वो 13 यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और उन्होंने रेस किया है $3 बिलियन फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन 2022। तो यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन एक्सीड कर जाती है बाय $1 बिलियन, उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न्स। तो अब अगर $1 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस कर जाती है तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि 13 यूनिकॉर्न्स आ गए हैं, और रेस तो उन्होंने सिर्फ $3 बिलियन कर रहा है, तो यानी कि इसमें तो हार्डली 3 यूनिकॉर्न्स आने चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि रेस तो उन्होंने $3 बिलियन करे हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूएशन है हर कंपनी की वो $1 बिलियन से ज़्यादा है। वैल्यूएशन क्या होती है, परसीव वैल्यू। तो अगर ये जो रेज्ड अमाउंट है ये सारा का सारा वैल्यूएशन में काउंट नहीं होता, तो क्या होता है कि अगर आप कहीं पे बाहर जाके इक्विटी अपनी जो है सेल करते हो, यानी कि अगर आपने सोचो कि 10% अपने इक्विटी शेयर से 10 मिलियन रुपीज़ मिले, तो उसकी वजह से आपकी वैल्यूएशन क्या होगी कंपनी की, 100 मिलियन, राइट। तो ये जो 100 मिलियन है ये आपकी वैल्यूएशन ऑफ कंपनी होगी। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन पास कर जाती है तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो इन्होंने रेस तो कम किया है, लेकिन इनकी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन जो है पार कर चुकी है, इसलिए इनको यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं। अगर आपको ये दोबारा सुनना है तो आप थोड़ा पीछे जाके दोबारा सुन लेना, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये जो यूनिकॉर्न्स हैं ये कौन कौन से स्पेस में आए हैं, ये आए हैं डीप टेक स्पेस में, सास प्लेटफॉर्म्स, एनएफटीज, ब्लॉकचेन, ये सारे जो हैं डीप टेक के अंदर जो है आते हैं। नेक्स्ट इज फाइट अगेंस्ट टीबी टेक्स अ टॉल ड्यू टू पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन। तो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन में काफ़ी सारे जो टीबी पेशेंट थे वो बाहर नहीं निकल पाए, अपना इलाज जो है पूरा नहीं करवा पाए। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है टीबी वालों से, जो इनके पेशेंट थे उनको वापस ठीक करना, और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक जो है इफ़ेक्ट है पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन का। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ है, इंडिया लूजेस क्रूड ऑयल वर्थ ₹11,000 करोड़। तो इतना का लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना हो गया है। तो क्या है इसमें मेन जो है वाटर इंजेक्शन की बात की जा रही है। तो ऑयल जो है, जैसे अगर आप नीचे से निकालते हैं ऑयल, तो उनको पूरा जो है ऑयल निकालने के लिए वाटर इंजेक्शन यूज़ किए जाते थे। मे बी वो इसलिए होता था क्योंकि ऑयल अगर आप वाटर इंजेक्शन यूज़ करोगे तो ऑयल जो है ऊपर फ्लोट करेगा, तो आप वो ईजिली ऑयल जो है अपना निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि इनएडिक्वेट वाटर इंजेक्शन की वजह से ये जो है ये क्रूड ऑयल का जो है लॉस हुआ है। और इसमें फर्दर 4 चीज़ें मेंशन है कि एक तो एजिंग ऑफ इंजेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला रीज़न। दूसरा, फ्रीक्वेंट
पाइपलाइन लीकेजेस, क्योंकि जो वाटर था वो पुअर क्वालिटी का था, पुअर क्वालिटी ऑफ इंजेक्शन वाटर। और तीसरा है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इनपुट्स। और चौथा कि प्रोडक्शन फ्रॉम हाई गैस ऑयल रेशियो वेल्स। तो ये 4 में जो है रीज़न मेंशन है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।